Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Technogenius. Our today's topic is how to get a fully funded scholarship. एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि जब हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो हर लेवल जिस पे आपने अप्लाई करना होता है, जिस तरह अंडर ग्रेड के लिए भी अप्लाई होता है, मास्टर्स के लिए भी अप्लाई होता है, पीएचडी के लिए भी अप्लाई होता है और पोस्ट डॉक के लिए भी अप्लाई होता है। तो हर लेवल पे तकरीबन एक जैसा ही प्रोसीजर है जिसके तहत हम स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करते हैं। सिर्फ आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब आपने अप्लाई करनी है तो वो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जिसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब बेसिक्स हैं कि वो कौन से क्वेश्चन हैं या कॉमनली क्वेश्चन जो रिक्वायर्ड होते हैं, जिनके आंसर ज़रूरी होते हैं, जो लोग मांगते हैं, कि जिस बेस पे उनको पता चलता है कि भाई स्कॉलरशिप्स कैसे अप्लाई हंड की जा सकती हैं। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रेजुएट स्कूल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मेजर चीज़ आ जाती है कि अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें या क्या क्या डिग्रीज़ वगैरह मुझे चाहिए जिसकी बेस पे अप्लाई करना है। जिस तरह अगर कि कोई बंदा एमएससी के लिए अप्लाई करता है तो उसको जो उसकी बैचलर्स की डिग्री हैं वो उसके बोर्ड से या उसकी जो एजुकेशन काउंसिल है, जिस तरह पाकिस्तान में एचईसी है, उसे अप्रूव करवाना ज़रूरी होता है। सेकेंडली उसके लिए पुलिस क्लियरेंस फॉर्म बहुत ज़रूरी है। मेडिकल अटेस्टेशन जो मेडिकल जो फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म है वो रिक्वायर्ड होता है। फिर उसके बाद उसके लिए जो है इंग्लिश का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है और मोस्ट ऑफ द केसेस आइल्स या टोफल वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये कुछ इन चीज़ें हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं, जो हमें फुलफ़िल करनी होती हैं अप्लाई करने से पहले। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको कहा कि भाई विच टेस्ट डू आई नीड टू पास बिफोर आई कैन अप्लाई। तो जो रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की, जिस तरह आप यूरोप वाली साइड पे, यूएस वाली साइड पे चले जाओ या आप यूके वाली साइड पे चले जाओ, तो आइल्स की या टोफल की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपने वो आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जो डिग्री सीजीपीए की रिक्वायरमेंट होती है वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ती है। हाउ डू आई प्रिपेयर माई सेल्फ टू गेट टू गुड स्कूल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने किसी अच्छे स्कूल में अप्लाई करना है या अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो वहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका प्रोफाइल आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। अब यहाँ पे 3 मेजर चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए और जो हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए। इसमें एक चीज़ है कि आपका एकेडमिक्स में आपके जो नंबर हैं, यानी कि जो सीजीपीए वगैरह है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको जो मैं समझता हूँ कि एक एवरेज भी हो, अब मोर देन 3 हो तो एक्सेप्टेबल है और बहुत सारे लोगों को मिल जाती है स्कॉलरशिप इसकी वजह से। दूसरा जो प्लस पॉइंट मिलता है वो ये कि आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, यानी कि स्पोर्ट्स वगैरह या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में किसी में भी आपने पार्टिसिपेट किया तो उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके पास होने चाहिए। ये आपको एक प्लस पॉइंट दे देते हैं। तीसरी चीज़ जो है आपने जो अप्लाई करना है, तो जब हम अप्लाई करते हैं एमएससी और पीएचडी के लिए या पोस्टों के लिए, क्योंकि ये तीनों डिग्रीज रिसर्च बेस्ड हैं, तो आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए कि आप रिसर्चर हो। तो उसमें जो मेजर चीज़ आती है कि या तो आप प्रपोजल्स वगैरह बनाओ के आपने एक प्रपोज़ल अच्छा सा बना लिया, किसी टीचर का प्रोफाइल देखा और उस प्रोफाइल की बेस पे टीचर को सेंड किया, तो वो आपने उस प्रपोज़ल जो है उसके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली बना लिया। अगर आपका प्रपोज़ल अट्रैक्टिव होगा कि भाई आप बताते हो, प्रपोज़ल में नॉर्मली क्या होता है कि आप बताते हो कि आपने किस एरिया में रिसर्च करनी, तो ये तो आसान है कि आप इसको बना तो सकते हो। लेकिन चीज़ ये है कि ये एमएससी लेवल पे तो चल जाता है, लेकिन जब पीएचडी या पोस्ट डॉक के लिए जाना है तो वहाँ पे ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि प्रपोज़ल तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपको 1 या 2 पब्लिकेशंस आपके पास होनी चाहिए, चाहे कॉन्फ्रेंस में चाहे जर्नल में पब्लिकेशन होनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि पब्लिकेशन करते किस तरह और ईजीएस्ट वे क्या है पब्लिकेशन करने का। और फिर उसके बाद क्या है कि कौन सी टाइमलाइन को मैं फॉलो करूं कि किस तरह या किन टाइमलाइंस को फॉलो करते हुए मैं सबमिट कराऊं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भाई किन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करूं। तो टाइमलाइन तो आपको स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंगली आपको डिफ़ाइन की जा सकती है। जिस तरह आप अगर स्कॉलरशिप नेटवर्क्स वगैरह ज्वाइन कर लो सोशल मीडिया वगैरह पे, तो आपको हर स्कॉलरशिप्स की डेडलाइन नज़र आना शुरू हो जाती है। जो नॉर्मल प्रैक्टिस में स्कॉलरशिप्स की डेडलाइन आती हैं वो आती हैं, ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स क्लोज़ होती हैं नवंबर दिसंबर में या जनवरी फरवरी में, मैक्सिमम चली जाती हैं तो अप्रैल में तक चली जाती है। तो स्कॉलरशिप ज़्यादातर उन्होंने एडमिशन लेना होता है सितंबर का,
तो ये स्कॉलरशिप्स क्लोज होने के बाद उन्होंने फिर आपकी सिलेक्शन करनी है, सारा प्रोसेस करना है। तो ये आपने जहन में रखना है कि अगर आपने अप्लाई करना है तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स जो है नवंबर दिसंबर से पहले पहले तक कंप्लीट हो ताकि वो अप्लाई कर सको। सही है ना। तो अब मैं आपको थोड़ी चीज़ें और एक्सप्लेन करूँगा कि जो फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने मास्टर्स डिग्री करनी है तो जो नॉर्मल मास्टर्स डिग्री होती है वो 1 या 2 ईयर्स की होती है। डिपेंड करता है, कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ रिसर्च कराती है मास्टर्स डिग्री में, कुछ रिसर्च प्लस थीसिस करवाती हैं। तो जब रिसर्च प्लस थीसिस करवाती हैं या कुछ सिर्फ कोर्स वर्क करवा के ख़त्म करवा देती हैं, तो जो जो यूनिवर्सिटी सिर्फ कोर्स वर्क कराती हैं एमएससी के लिए वो नॉर्मली 1 ईयर की डिग्री होती है, और जो कोर्स के पास प्लस रिसर्च करवा देती हैं वो तकरीबन 2 ईयर्स के करीब की डिग्री बन जाती हैं। सही है ना। तो दूसरी चीज़ ये है कि हमने किसी जगह पे फंडिंग के लिए अप्लाई करना है तो कुछ स्कॉलरशिप्स में जिस तरह यूएस बेस में अगर आप अप्लाई करते हो तो जो मास्टर्स की डिग्री है इसके लिए आपको ट्यूशन फ़ी देनी पड़ती है। लेकिन आपके पास जो अगर फॉर एग्जांपल आपको टीचर स्पॉन्सर कर देता है या टीचर एग्री कर जाता है तो सम टाइम ये होता है कि टीचर आपसे कोई काम करवा के आपकी जो ट्यूशन फ़ी वेव करवा देता है या मंथली इनकम आपकी आना शुरू हो जाती है। इसी तरह जब यूरोप या कनाडा वगैरह में आप या ऑस्ट्रेलिया में आप अप्लाई करते हो तो जो ज़्यादातर जो मास्टर्स डिग्री होती है वो रिसर्च बेस्ड होती है, तो उसमें भी ये है कि आपको ट्यूशन फ़ी तो देनी नहीं पड़ती, लेकिन आपको जो है मंथली एक्सपेंस के लिए जो आपके पास है आपको वो एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए आपको कोई फिर जॉब करनी पड़ जाती है। इसी तरह जो चाइना है ये फुल्ली फंडेड देता है, इसमें ट्यूशन फ़ी भी वेव कर देता है, आपको रिहाइश भी दे देता है, और फिर आप जब आपको खाने पीने के भी पैसे दे देता है ताकि आपकी ज़रूरत पूरी हो सके। तो ये डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। फिर अब यहाँ पे क्या है कि भाई जब आप एमएससी पाकिस्तान से बाहर करते हो या किसी भी कंट्री से करते हो तो उसका एडवांटेज ये मिलता है कि आपको इंडस्ट्री की पोजीशन या पीएचडी के लिए आपका प्रोफाइल बहुत बेहतर हो जाता है। सही है ना। तो अब क्या है कि फिर दूसरी ऑप्शन आपके पास आती है पीएचडी डिग्री के लिए। अब पीएचडी डिग्री के लिए आपने ये बात को प्रूव करना होता है कि आप इंडिपेंडेंट रिसर्चर हो, और इंडिपेंडेंट रिसर्चर उसी सूरत में प्रूव किया जा सकता है कि जो आपने मास्टर्स की डिग्री चाहे आपने लोकली पाकिस्तान से हासिल किया है या पाकिस्तान से बाहर से हासिल किया, दोनों सूरतों में आपने जो अपनी मास्टर्स की डिग्री है उसमें कोई पब्लिकेशंस की हैं, आपका जो पब्लिश्ड वर्क है वो अच्छा जो है ना वो आपका प्रोफाइल अच्छा बना देता है। अब वो पब्लिश वर्क में 3 कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी है लोकल पाकिस्तानी जर्नल्स की, दूसरी कैटेगरी आती है कॉन्फ्रेंसिस वगैरह की, तीसरी कैटेगरी आती है इंटरनेशनल जर्नल। और इंटरनेशनल जर्नल में भी हम 2 कैटेगरीज कहते हैं, एक होती है सिर्फ इंटरनेशनल जर्नल और एक होती है एससीआई जर्नल्स जिनको इम्पैक्ट फैक्टर होते हैं। तो अब आपका टारगेट है, अगर आपका एससीआई जर्नल है इसका मतलब बहुत ऊपर लेवल पे, आप सिंपल इंटरनेशनल लेवल पे हो तो ये सेकंड लेवल आ जाता है, फिर उसके बाद आ गया आप लोकल जर्नल्स में हो तो ये थर्ड लेवल आ जाता है, और आखिरी लेवल आ जाता है कॉन्फ्रेंस का। अच्छा, जो टिपिकल प्रैक्टिस रहती है पीएचडी में, जो कॉमन प्रैक्टिस है यूएसए कनाडा सऊदीया वगैरह में आप अगर पीएचडी करो तो उनमें 5 से 7 कॉमन प्रैक्टिस होती है पीएचडी करने की, जबकि यूरोप यूके यूएसए यूरोप में चले जाओ, यूके ऑस्ट्रेलिया या चाइना वगैरह में चले जाओ तो अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स में आपको मिल जाती है। और नॉर्मली पीएचडी की स्कॉलरशिप फुल्ली फंडेड आपको मिल जाती है। मास्टर्स में फिर भी चांस होता है कि ट्यूशन फ़ी आपको सम टाइम पे करनी पड़ जाती है, लेकिन ये जो पीएचडी है इसमें आपको फुल ब्राइट यूएस की तरफ से मिल सकती है, जर्मनी की डार्ट स्कॉलरशिप है वो आपको अवेलेबल होती है। इस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो मिल जाती है। सही है ना। तो अब एप्लीकेशन प्रोसेस को आप देखें तो सबसे पहले आ गया कि एप्लीकेशन प्रोसेस को करना है तो एप्लीकेशन में मेजर चीज़ आ गई कि आपका जो सीजीपीए है वो अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपने ये प्रूव करना है कि आपने इंडिपेंडेंट वर्क किया है या रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास है। तीसरी चीज़, आपने रिकमेंडेशन लेटर बनाना है। अगर आप पीएचडी लेवल पे जा रहे हो तो अमूमन प्रैक्टिस रहती है कि एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर्स वगैरह के लिए जाए या कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर के आपके पास हो। जबकि आप अगर एमएससी के लिए जा रहे हो तो फिर लेक्चरर के भी रेफरेंस लेटर चल जाते हैं। फिर एक पर्सनल स्टेटमेंट आपने लगानी होती है। पर्सनल स्टेटमेंट क्या है कि इसमें आपने बताना होता है कि वाई यू वांट टू ज्वाइन दिस डिग्री या वाई डिड यू सेलेक्ट दिस कंट्री। तो यहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट नॉर्मली 1 से 2 पेजेस की होती है, जिसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप अपना देते हो कि आपने इंजीनियरिंग या कोई भी डिग्री आपने क्यों हासिल की, और फिर आप ये बताते हो कि भाई ये डिग्री हासिल करने के बाद आप किस एरिया ऑफ रिसर्च में काम करना चाहते हो, और ये जो कंट्री जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो क्यों अप्लाई कर रहे हो उसकी रीज़न क्या है।
फिर पांचवी चीज़ ज़्यादातर कंट्रीज़ में नहीं चाहिए होती, स्पेसिफिकली यूएसए में चाहिए, जिसमें जीआरई आपको करना कंप्लीट ज़रूरी है। और जीआरई का आपको पता ही है, इसका टेस्ट होता है और उस टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपके नंबर्स वगैरह लग जाते हैं। सही है ना। यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका प्रोफाइल जो है ना, इसमें अवार्ड्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। समटाइम लोगों का सीजीपीए कम भी होता है, लेकिन उनके पास अवार्ड और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होने की वजह से उनको स्कॉलरशिप्स मिल जाती है। और समटाइम लोगों का सीजीपीए बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन अवार्ड्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ना होने की वजह से उनको जॉब्स वगैरह, ये पीएचडी की पोजीशंस वगैरह नहीं मिलती। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सही है ना। तो अब ये ज़हन में रखना है कि जीपीए सीजीपीए आप जब लेते हो तो ये सीजीपीए आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपका सीजीपीए अच्छा है तो ये इंप्रेशन क्रिएट करता है कि भैया आपके पास अच्छे स्किल्स हैं और आप रिसर्च कर सकते हो। अगर आपका सीजीपीए कम है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास रिसर्च पोटेंशियल नहीं है। तो ये चीज़ जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। इसी तरह जो हम जब इंजीनियरिंग या सीएस वगैरह टेक्निकल फील्ड में आप जब करते हो, पीएचडी या मास्टर्स करते हो, तो वो आपके जो सब्जेक्ट्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जिनमें जो आपकी डिग्री की बेस पे उसके ग्रेड भी देखते हैं, और स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स के ग्रेड भी देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर रिसर्च जो होती है वो मैथमेटिक बेस्ड होती है। अगर आपकी मैथमेटिक्स वीक है तो आप फिर रिसर्च करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। सही है ना। तो अब यहाँ पे आपके पास ये है कि भाई आपने, अगर आपके पास ये चीज़ आपको क्लियर होगी तो बेटा आपको रिसर्च एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। रिसर्च एक्सपीरियंस यही है कि अपने कोलीग्स वगैरह या अपने साथ जो टीचर्स वगैरह हैं उनके साथ बैठ के कुछ ना कुछ ये डेवलप करो, कोई रिसर्च पेपर्स लिखो, छोटे मोटे लिखो। जो पेपर आप लिख लो वो पब्लिश हो जाएगा, चाहे वो लोकल जर्नल में पब्लिश होता है या इंटरनेशनल जर्नल या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में अब पब्लिश होता है, लेकिन आपका प्रोफाइल अच्छा होगा तो पब्लिश होगा। तो रिसर्च एक्सपीरियंस आपका बहुत मैटर करता है। सही है ना। तो यहाँ पे आपके पास आ गया कि भाई रिकमेंडेशन लेटर, नॉर्मल प्रैक्टिस में 3 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं। जो एक रिकमेंडेशन लेटर तो आपका बीएससी या एमएससी के सुपरवाइज़र से आप मिलता है, और 2 रिकमेंडेशन लेटर जो हैं वो आप किसी भी टीचर से जिन्होंने आपको कोर्स पढ़ाया उनसे ले लो। तो ये आपके रिकमेंडेशन लेटर इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस तरह आपकी समरी ऑफ जो रिसर्च, किस रिसर्च में आप काम करना चाहते हो, ये आपके पास आना चाहिए। फिर आपके पास सीवी होना चाहिए, वेल डेवलप्ड सीवी होना चाहिए जो देखने से भी अट्रैक्टिव हो। तो ये भी आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सीवी वीक बनी हुई है तो समटाइम्स स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती। फिर उसके बाद है कि जो आपके ग्रेड्स वगैरह हैं और आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी डिटेल जो है, उनकी डेडलाइंस वगैरह आपको पता होनी चाहिए कि भाई किस डेडलाइन से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। सही है ना। फिर वही बात मैंने आपको बताई है, अवार्ड्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं ये आपको एक्स्ट्रा एज देती हैं, एडवांटेज दे देती हैं। सही है ना। फिर डॉक्यूमेंट्स में आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, रिसर्च और इंडिपेंडेंट वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। फिर उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट चाहिए। मैंने कहा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसे मैंने कहा था जीआरई सिर्फ यूएस के लिए चाहिए होता है। अलबत्ता आइल्स या टॉफल आपको ज़रूर चाहिए होता है। यूरोपियन कंट्रीज़ में कुछ चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ भी आइल्स या टॉफल मांगती हैं। और फिर अवार्ड्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपके पास आएगी। फिर आ गई यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। अब यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में आपने क्या करना है कि आपने रैंकिंग लिस्ट खोलनी है, इंटरनेशनल रैंकिंग। जिस भी कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हो रैंकिंग खोली, उस कंट्री का फ़िल्टर लगाया, और उस फिल्टर से आपने देखना है कि टॉप 8 to 10 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, और उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दें। दूसरी सूरत यह है कि आपने देखनी है टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में जो आ रही हैं, उन यूनिवर्सिटी जो भी कंट्रीज़ में आप उन पे अप्लाई कर दो। तो रैंकिंग जो कॉमन प्रैक्टिस है वो क्यूएस इंटरनेशनल रैंकिंग आप देखो, लेकिन साथ आप देखो कि भाई जो आपका रिसर्च एरिया है या जिस फील्ड में आप कर रहे हो उसकी रैंकिंग भी देखो। जिस तरह एक जर्नल सी है, फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है, उसकी जनरल यूनिवर्सिटी रैंकिंग लेट्स सपोज 150 है, लेकिन आप अगर इंजीनियरिंग में करना चाह रहे हो तो फिर उसकी इंजीनियरिंग की रैंकिंग भी ज़रूर देखो। अगर उसकी इंजीनियरिंग की रैंकिंग अच्छी है तो फिर इसका मतलब उसका डिपार्टमेंट भी अच्छा है। सही है ना। फिर आपके पास आ गया एप्लीकेशन सबमिशन की, तो उस एप्लीकेशन सबमिशन में ये जीआरई आइल्स वगैरह आपके पास आ गए। फिर जो आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है उनके नॉर्मल प्रैक्टिस ये रहती है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए या डॉक्यूमेंट्स का सेट बनाया, जिसमें आपके पासपोर्ट की कॉपी, आपकी पिक्चर्स, आपका फॉर्म, फिर उसके बाद आपका सीवी, आपका जो है ट्रांसक्रिप्ट्स, आपके जो है क्या नाम है मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये सारे जो हैं ये आपके साथ जाते हैं। लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मेजर सर्टिफिकेट्स हैं इनको अटेस्ट करना ना फॉरेन एसोसिएशन से, फॉरेन अफेयर से आपको अटेस्ट करवाना बड़ा ज़रूरी होता है।
तो हर कंट्री में फ़ॉरेन अफेयर का ऑफिस होता है, आप उधर डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, उसकी एक सर्टन फ़ीस होती है, वहाँ से आपकी अटेस्टेशन हो जाती है। सही है। और ये कॉमन टाइमलाइन है कि अगर आपने जीआरई देनी है तो नॉर्मली वो जुलाई से अगस्त के अंदर आपके पास आ जाती है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आपने बनानी है तो कोशिश करो कि ये जो है अगस्त तक आपकी कंप्लीट हो जाए। इसी तरह आपके पास जो है जो रिकमेंडेशन लेटर हैं ये भी आपके अक्टूबर तक सारे कंप्लीट हो जाएँ, पुलिस क्लियरेंस, मेडिकल सर्टिफिकेट्स, ये सारे, ताकि आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आप अप्लाई कर सको। नहीं तो ये डॉक्यूमेंट्स में ही इतना टाइम लग जाता है अगर आप अप्लाई नहीं करते। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ लगी होगी या आपको फ़ायदा पहुंचाए। जज़ाकल्लाह। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी या चाहे ये आपको जो है वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।